गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज हम लोग घटना चक्र बुक से जो है वो गवर्नर जनरल और वायसराय की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसीलिए आप लोग एक बार घटना चक्र की जो ये सीरीज़ है इसे ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व करेंगे। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेने बंद करा दिए तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 में यह भत्ता जो है केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन की जो प्रणाली थी उसको लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त कर दिया और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया। वॉरेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियम को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्टिक सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1974 में जो है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 का काल था उनका। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित थे। वॉरेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 ईस्वी से 95 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसके सभी दोषों से मुक्त कर दिया। रियासतों के प्रति जो ब्रिटिश की नीतियां थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष हुआ। 1740 से 65 में सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813 तक हुई। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857 ईस्वी तक हुई। अधीनस्थ संघ की जो नीति है वो 1858 से 1935 में हुई और बराबर के संघ की नीति जो है वो 1935 से 47 तक हुई। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने के लिए एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया।
शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित करा दी गई थी। 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीशों भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियों और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1790 से 92 के बीच में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय जो है वो 3 बंगाल हेतु और 1 बिहार हेतु नियुक्त किए गए। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशेषता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 में अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गईं। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणियां बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए। भारत की प्रसिद्धावध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ जो है वो कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी तक 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल बना रहा। इसकी मृत्यु जो है वो 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और यहीं पर इसकी कब्र है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद 1798 में बना और वसीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव II था। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि के शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पुणे में पुनः स्थापित करने के साथ 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। अब हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ेंगे, जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 था। ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने हेतु सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा क्रमिक रूप से विकसित हुई। संभवतः डुप्ले प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई और प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य हैदराबाद थे 1798 से 1800, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बराड़ और भोसले 1803, सिंधिया 1804 और इसके अलावा जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर थे। इसे याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जुलाई 1828 में गवर्नर जनरल का कार्यकाल संभाला। उसने सती प्रथा, शिशु बालक वध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया। किसने? बेंटिक ने। और देश में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई।
जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप लिया कि रेजिमेंट पर ही प्रहार कर दिया, परंतु बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा और भोपाल में भी उसने हस्तक्षेप नहीं किया। नेक्स्ट है यद्यपि परंतु उसने अपने नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ जो है बहुत अव्यवस्था थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका काल 1828 से 1835 था, उसके शासनकाल में 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों और संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कार्य में स्मरण किया जाएगा। 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट में? 1833 के चार्टर एक्ट में। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमेल को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। ये इम्पोर्टेंट थे। और नेक्स्ट है 1789 की घोषणा, जिसमें दासों को निर्यात बंद कर दिया गया। और 1811 से 1813 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। और 1843 ईस्वी में जो है वो दासता को अवैध घोषित किया गया। और 1860 में जो है वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दास को अपराध घोषित किया गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है अंगाल नेपाल युद्ध, जो 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ। और सुगौली की संधि 1816 में जो है वो समाप्त हुआ। 1854 ईस्वी में स्लीमेन की स्थान पर जो है वो जेम्स ऑड्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बनाकर भेजा। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है और जनता की व्यवस्था बहुत शोचनीय है। ऑड्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण को आधार बनाया। लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 से 1856 उनका कार्यकाल था, ने अवध में नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। अवध की अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश में सतारा 1848, जोधपुर और संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 तथा करौली 1855 था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने करौली के व्यापक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में सर्वप्रथम जो है वो डलहौजी द्वारा किया गया। और प्रथम रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाने के बीच में डलहौजी के समय बिछाई गई। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे का विकास मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था। इसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना भी था, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम मुख्य विस्तार जो है वो डफरिन के समय हुआ, जब 1885 में तृतीय अंगाल बर्मा युद्ध 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों और लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह 1856 पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया।
उस विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे वैध घोषित किए गए। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और धोंधो केशव कर्वे थे। धोंधो केशव कर्वे जो थे वो 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की और 1857 ईस्वी में महान क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और शासन के सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 में नियुक्त किया गया और केसरे हिंद की दिल्ली दरबार में उन्हें केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। प्रथम अंगाल अफगान युद्ध 1839 से 42 के मध्य हुआ। इसके दौरान जो गवर्नर जनरल थे वो ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय अंगाल अफगान युद्ध हुआ 1878 से 1880। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। इसके काल में 1842 से 44 के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चतुराई, निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। अंगाल अफगान संबंधों के दौरान लॉर्ड एलनबरो के कार्य से प्रारंभ होकर नॉर्थबुक तक चला। इसे जो है वो कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है, जो कि एलनबरो से लेकर नॉर्थबुक तक चला। नेक्स्ट है कुशल अकर्मण्यता शब्द जो है वो वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। कुशल अकर्मण्यता शब्द का जो है वो JWS वाइली ने एडिनबरा रिव्यू में प्रयोग किया था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना मेयो के समय 1869 से 72 के काल में 1872 में प्रारंभ हुई थी, किंतु रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी ने कर दी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। 1876 में लेटिन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति नई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मेजर संडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल की एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा प्रेस एक्ट जो समाचार पत्र अधिनियम है वो 1878 में लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद कराने वाला अधिनियम कहा गया। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को जो है वो विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। किसने? अर्स्किन पेरी ने। SN बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा। सर PC एल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे एल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यता तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियाँ समाप्त कर दी जाए। जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत हुआ, एक बवंडर खड़ा हो गया कि यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए।
जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने से रोका गया और 7 से 12 वर्षों के बच्चे के लिए प्रतिदिन 9 घंटे तथा उन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 10 साल बाद 1891 में बनाया गया और साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था थी। लॉर्ड मेयो के समय सर्जित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए रिपन ने नियम प्रदान किए। इस कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया और इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। 1861 में कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। 1771 में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बनाया गया। कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 5000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की। नवंबर 1905 में कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इसके सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 का अधिनियम। इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को भारत बुलाया और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिससे दिल्ली दरबार के नाम से जाने जाते हैं। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। चलिए, ये थ्योरी थे और अब इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसे आप लोग एक बार ज़रूर देखें। कहते हैं विचार करने के लिए, तो इसमें प्रथम है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बिल्कुल गलत है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिसे लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अभी देखे हैं। भारत के प्रथम गवर्नर विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। फिर कहते हैं विचार करने, तो क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध और वारेन हेस्टिंग्स का भारत में का गवर्नर बनना। तो क्लाइव का जो पुनः आगमन है वो कब हुआ था, तो 3 मई 1765 को। बक्सर का युद्ध हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 को हुई और वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर 1774 में बना। नेक्स्ट है जन प्रशासन की नींव
कौन सा कथन सही नहीं है? जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। तो ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है, ये भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया, ये बिल्कुल गलत है। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक 7 है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स से सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। नेक्स्ट है, रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से रिंग फेंस का जो संबंध है वो वॉरेन हेस्टिंग्स से है। किससे है? वॉरेन हेस्टिंग्स से है। किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू की गई। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स पर चलाया गया। किस पर ब्रिटिश संसद के महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। न्यायिक संगठन की स्थापना। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्धावध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है? तो ये कॉर्नवालिस की देन है। नेक्स्ट है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो गाजीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किए गए सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बिल्कुल सही है। भारत का नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी सही है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो भारत के खर्चे से ही अपनी सेना का मेंटेन करता था। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव टू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज और बाजीराव दो के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध के नवाब थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहला अवध के नवाब थे। सहायक संधि को किसके काल में कार्यान्वित किया गया? तो वेलेस्ली के काल में सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकर ने नहीं स्वीकार की थी। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक हैदराबाद के निजाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी, उसके जो संधियों का कालक्रम है उसको पता लगाना है। तो हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। क्या है? हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। नेक्स्ट है 26, भारतीय राजाओं पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो वेलेस्ली ने सहायक संधि का सूत्रपात किया। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट है, सही सुमेलित नहीं है, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। भारत में ईस्ट इंडिया का एकाधिकार 1833 में हुआ और ब्रिटिश नागरिकों को कंपनी के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1833 में हुआ और सहायक संधि जो है वो 1863 में नहीं हुई थी। सहायक संधि जो है वो 1798 में शुरू हुई थी।
नेक्स्ट है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप का साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो ये वेलेज़ली ने फहराए रखी। नेपाल अंगाल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वो हेस्टिंग्स थे। अंगाल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो हेस्टिंग्स में। सुगौली की संधि 1815 में हुई। सुगौली की संधि जो है वो 1815 में हुई। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स अंगाल नेपाल युद्ध सही है। वेलेज़ली चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध सही है। कर्नवालिस तृतीय अंगाल मराठा युद्ध सही नहीं है। तृतीय अंगाल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट है, तृतीय अंगाल मराठा युद्ध संबंध है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तृतीय अंगाल मराठा युद्ध संबंधित है। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास में रहे? तो 1820 से 1827 तक। नेक्स्ट है, तथाकथित अनुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल को मैसूर राज्य के प्रशासन में ले लिया? तो ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तथाकथित कुशासन के आधार पर जो है वो विलियम बेंटिक ने राज्य को प्रशासन में ले लिया। नेक्स्ट है, बंगाल के गवर्नर जनरलों में कौन एक तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो अंगाल मैसूर युद्ध से कार्नवालिस संबंधित है। ठगों के दमन में कौन से संबंध है? तो कैप्टन स्लीमेन ठगों के दमन से संबंधित है। नेक्स्ट है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो कैप्टन स्लीमेन के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट है 39, सती प्रथा पर पाबंदी विलियम बेंटिक ने लगाया। सती प्रथा पर पाबंदी विलियम बेंटिक ने लगाया। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिक ने घोषित किया। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा 1929 में समाप्त की गई। बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया 1789 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया किस रीति से हुआ? कुप्रशासन के कारण जो है वो डलहौजी अवध को अपने में मिला लिया। नेक्स्ट है 44 बाघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो 1850 में हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? 1856 में हुआ। विलय का सिद्धांत के तहत जो है वो जो किया गया सतारा, बघाट, उदयपुर और झांसी। सतारा, बघाट, उदयपुर और झांसी। नेक्स्ट है कि कौन सुमेलित है? तो 1856 में जो है वो अवध का विलय किया गया था। अवध का विलय 1856 में किया गया और यही सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो डलहौजी ने की। नेक्स्ट है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर किसको शासक पद से हटा दिया गया? तो अवध के शासक को हटा दिया गया। राजसी राज्यों में विलय क्रम को बताइए। तो पहले सतारा है, फिर संभलपुर और फिर झांसी। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार जो है वो सतारा हुआ। विलय नीति का शिकार जो है प्रथम सतारा हुआ। जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये डलहौजी का नाम था, एंड्रयूज रैमजे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 में। सिक्किम का भारत में विलय डलहौजी ने किया। कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जिसे अवध का साम्राज्य मिला लिया? तो जेम्स ऑड्रम ब्रिटिश रेजिमेंट था जो अवध में मिला लिया गया। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम रेलवे लाइन जो है वो डलहौजी के काल में बिछाया गया था। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का जो निर्माण है वो मुंबई से थाने के बीच में हुआ। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलवे लाइन जो है वो कब शुरू हुई? तो 1853 में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा शुरू की? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने।
नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत राज्य क्षेत्र का अंतिम मुख्य विस्तार कब हुआ, तो डफरिन के समय में हुआ। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 में दौरान स्वरूप देने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट है 63 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया, लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह क्रियान्वित किया गया। नेक्स्ट है 64 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, कैनिंग ने सुनाया था। नेक्स्ट है कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र कहाँ पढ़ के सुनाई, लॉर्ड कैनिंग ने, तो ये इलाहाबाद में घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया था। नेक्स्ट है 67 अपने पुत्र के स्थान पर उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की सामग्री की घोषणा ने। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1877 में। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, तो लॉर्ड एलनबरो जो है वो दास प्रथा को समाप्त किया था। युग्मों में सही सुमेलित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो अस्थाई बंदोबस्त की जो है वो अस्थाई बंदोबस्त का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। और चतुराई निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस और सहायक संधि को वेलेस्ली और व्यापकगत सिद्धांत डलहौजी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेल नहीं है, तो कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, वेलेस्ली सहायक, डलहौजी व्यापकगत। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यह है लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय अंगाल मराठा। द्वितीय अंगाल मराठा जो है वो वेलेस्ली के काल में हुआ था। कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, वेलेस्ली सहायक संधि, विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। पेशवाई को कब समाप्त किया गया, तो 1818 में पेशवा को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है 75 किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1718 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की, तो चार्ल्स मेटकॉफ ने बात की। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है वो पहचानना है, कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, वेलेस्ली सहायक संधि, जॉन शोर अंगाल नेपाल युद्ध नहीं होगा, जॉन शोर ये गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो तृतीय अंगाल मराठा युद्ध होगा। अंगाल नेपाल युद्ध जो है वो हेस्टिंग्स के काल में हुआ। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित है, तो लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड एलनबरो जो है वो सिंध और अंग्रेजी राज में अगस्त 1843 में विलय किया। डलहौजी ने 1856 में अवध को अपनाया और वेलेस्ली जो है चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध में 1799 में थे और हेस्टिंग्स जो है तृतीय अंगाल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक थे। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा लॉर्ड लीटन। प्रथम अंगाल अफगान युद्ध के मध्य जो है वो नहीं प्रारंभ हुआ था। इस दौरान जो जनरल थे वो जनरल ऑकलैंड थे और सभी सही सुमेलित है। डलहौजी अवध का विलयीकरण, डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और बेंटिंक के समय में 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। नेक्स्ट है 79 चतुराई निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है, तो ये जॉर्ज लॉरेंस जुड़ा है। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या कराई, लॉर्ड मेयो के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित
अपराधी द्वारा की गई, तो एक जो है वो लॉर्ड मेयो की हत्या की गई। नेक्स्ट है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई, तो लॉर्ड मेयो हम लोग थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण लीटन ने किया। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो लीटन ने अपनाई थी। भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल कर्जन रहा, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो लॉर्ड डलहौजी अवध का विलयीकरण किया था। डफरिन जो है कांग्रेस की स्थापना बेंटिक के समय 1833 का एक्ट पारित होना, और लीटन जो है वो अंगाल अफगान के समय नहीं थे। ये तो हो चुका है। नेक्स्ट है 87, भारत में स्थानीय स्वायत्ती संस्थाओं 1882 में सशक्त की गई, तो ये लॉर्ड रिपन द्वारा सशक्त की गई। लॉर्ड रिपन द्वारा सशक्त की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया, तो ये लॉर्ड रिपन ने किया। स्थानीय स्वायत्त को इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था, तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है वह यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाने से संबंधित था। इल्बर्ट बिल विवाद किसकी पदावधि में महिलाओं और बच्चों के कार्यविधि के घंटों को सीमित करने और स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अधिग्रहण किया गया, तो वो रिपन के समय में किया गया। विचार करने के लिए कह रहा है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 में औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि का प्रतिपाद किया। ये गलत होगा। एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत मजदूर आंदोलन संगठित करने के लिए अग्रगामी थे, तो ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, तो ये रिपन को माना जाता है। 93 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो स्थानीय स्वशासन यह जो है वो रिपन का काल था। सहायक संधि वेलेजली राज अपहरण डलहौजी व अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस मिलान करने के लिए कह रहा है, तो चलिए हम लोग जो डिस्कशन है एक्सप्लेनेशन उसमें देखते हैं। स्थानीय स्वशासन जो है क्लाइव के समय में दोहरा शासन हुआ। बेंटिक के समय में जो है क्लाइव के समय बंगाल में दोहरा शासन हुआ। और बेंटिक के समय अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस पर प्रतिबंध हट गया, और कर्जन के समय जो है वो बंगाल विभाजन हो गया। नेक्स्ट है 95, सूची को मिलान करने के लिए कह रहा है, तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो किससे संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो व्यापगत का सिद्धांत से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा से संबंधित है, और लॉर्ड रिपन जो है वो स्वायत्त शासन, और कर्जन जो है वो बंगाल विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96, कौन सी जोड़ी सुमेलित है, तो लॉर्ड कार्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित नहीं है। लॉर्ड वेलेजली जो है वो अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित नहीं है। लॉर्ड एलनवेरो जो है वो सिंध के विलय से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई, तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कर्जन के समय हुई थी।
किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है उस समय जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे। नेक्स्ट है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है वो किस कारण में पारित हुआ? तो कर्जन के समय में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की गई है, तो गोखले ने की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना कर्जन ने की। कर्जन जो है वो इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना की। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार करिए, तो ये विचार हो जाएगा लॉर्ड कर्जन पहले आए थे, उसके बाद हार्डिंग, उसके बाद चेम्सफोर्ड, उसके बाद इरविन। कर्जन, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड और इरविन क्या है? कर्जन, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड और इरविन। इसे आप लोग याद करें और याद करके रखें किसका क्या काल था। नेक्स्ट है 104 असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का जो है वो निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। नेक्स्ट है फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी कर्जन और मिंटो द्वारा। कर्जन और मिंटो द्वारा जो है ये अपनाई गई थी। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ बढ़ रही और मेरी इच्छा है कि मैं इसे शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, ये कर्जन का कथन है। नेक्स्ट है इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की और मुसलमानों को जीतने और उनसे कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? तो यह लॉर्ड मिंटो ही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो लॉर्ड रीडिंग था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद कराने वाला कहा जाता है। यह जो है वो लिटन के समय में पारित हुआ था और ये सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के समय आया। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स डलहौजी का काल था और एल्बर्ट बिल रिपन का समय था। नेक्स्ट है 10, कौन सा एक्ट जो है वो सुमेलित नहीं है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सुमेलित नहीं है, ये कर्जन के समय नहीं लिटन के समय लाया गया था। ठगी का दमन बेंटिक ने किए थे। एल्बर्ट बिल रिपन के समय का। रिंग फेंस जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स का काल है। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण लॉर्ड हार्डिंग के कालकाल में हुआ। नेक्स्ट है 12, सूची को मिलान करें। चूक का सिद्धांत और हड़प नीति डलहौजी के कार्यकाल का है। बंगाल का विभाजन जो है वो कर्जन के समय हुआ। बंगाल में जो दोहरा शासन है वो क्लाइव के समय हुआ था और सामाजिक सुधार बेंटिक के समय हुआ था। नेक्स्ट है सही सुमेलित करें। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो है वो चार्ल्स कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। भारत का गवर्नर जनरल जो है वो डलहौजी जेम्स एंड्रयू ब्राउन रेमजे के काल का है। भारत का गवर्नर जनरल 1833 का एक्ट। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय जो है वो मिंटो के समय हुआ था और गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि जो है वो वेवेल के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मिलान करने के लिए कह रहा है कि कब किसका मिलान हुआ था, कौन से ईस्वी में हड़पा गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं। संभलपुर का जो है वो 1849 में हुआ था। सतारा 1848, अवध 1856 और झांसी 1854 में हुआ था। नेक्स्ट है सिक्किम काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कि कब किसी का विलय किया गया था। तो सिक्किम का विलय 1817, पंजाब 1849 और झांसी 1853 और बर्मा 1866। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खाय बान
बहादुर की उपाधियाँ जो है वो प्रदान की गई थी। तो 1857 के विद्रोह के समय जो है वो देशी रियासतों को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए जो है वो उपाधियाँ दी गई थी। ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और थ्योरी है इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ें, जिससे एग्ज़ाम में 2 मार्क्स निश्चित तौर पे आते हैं। थैंक यू।